ठीक होंगे। पार्टनरशिप एक्ट मैंने 1967 पार्टनरशिप एक्ट बोल रही है, इसके भी लेक्चर्स बना रही थी। तो वही लैंड रेवेन्यू एक्ट है 1967, वो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ आए और काइंडली आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल की ये वीडियो शेयर करनी है दूसरों के साथ भी, ताकि उनका भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए, उनको भी अच्छे से समझ आ जाए। और स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मज़ीद लॉ रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें, और भी स्टडी टिप्स वगैरह भी मैं शेयर करती रहती हूँ, तो वो भी आप लोगों तक पहुँचती रहें। अच्छा जी, इसका चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास। यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। आप लोगों के जिनके एग्ज़ाम्स है या फिर जो वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं, तो उनके लिए ये स्पेशल तौर पे लेक्चर है। ये 1, 2 और 3 क्लास में हमारे पास क्या है, जो सिर्फ इंट्रो दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो डेफिनेशंस है ना, ये भी बेसिकली इंट्रो ही है आपका। इसमें अराजी, रिकॉर्ड सेंटर, सारी चीज़ें, स्टेट वगैरह सब कुछ ना डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, तो हम लोग करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को जस्ट समझाऊंगी, मैं आप लोगों को रीडिंग नहीं करवाऊंगी, कंसेप्ट दूंगी। ओके। अच्छा, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड अनाउंसमेंट। अब इसमें क्या एक्ट का नेम बताया गया है कि हमारे पास ये जो एक्ट है वो ऑफिशियली कार्ड कहलाता है पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। अब ये पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट है, तो आप लोगों को पता होगा कि ये पंजाब के अंदर सिर्फ और ट्राइबल एरियाज के, एक्सेप्ट द ट्राइबल एरियाज के अंदर वो जो है फॉल करता है। ओके, तो सिर्फ पंजाब में ये इम्प्लीमेंट होगा, ये पंजाब के लिए बेसिकली ये एक्ट बना है। तो आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है पावर टू एक्सेप्ट एनी एरिया फ्रॉम प्रोविजन। अब इसमें क्या है, इसमें क्लॉज नंबर 2 और 3 थोड़ी मिलती जुलती है। अब इसमें क्या है स्टूडेंट के, इसमें कुछ ऐसे इलाका जात हैं जो कि वुमन ने एक्सक्लूड कर दिए हैं, यानी उनको निकाल दिया, उन पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। कुछ ऐसी लैंड्स है, कुछ ऐसी ज़मीन है जहाँ पे ये लैंड रेवेन्यू एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। वो भी हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको सेक्शन नंबर 4, आज का मेरा जो मेन था ना वो सेक्शन नंबर 4 था। आप लोगों को पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैं आज आप लोगों को करवा रही हूँ। जितने भी लॉ के स्टूडेंट हैं, लैंड रेवेन्यू एक्ट जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैं आप लोगों को इस लेक्चर में करवाऊंगी। आप लोगों ने अच्छे से समझ लेनी है, इनको याद रखना है, आपकी ये फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए डेफिनेशंस। ओके, आप इनको याद रखोगे तो आप लैंड्स लॉ के बारे में जान सकोगे, क्योंकि ये वो टर्म है जो बार बार यूज होंगी। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, तो सबसे हमारे पास है पहली जो टर्म है वो है अराजी रिकॉर्ड सेंटर है। अब इसको हम लोग, मैं इसको हाईलाइट कर लेती हूँ। अराजी रिकॉर्ड सेंटर क्या होता है हमारे पास, ये एक डेजिग्नेटेड सेंटर होता है वेयर लैंड रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड, कि जहाँ पे लैंड्स के जो इतने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो कंप्यूटराइज्ड तरीके से मेंटेन किया जाते हैं। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो यहाँ पर लिख लें कि ये कंप्यूटराइज्ड। पहले ना हमारे पास होता था स्टूडेंट्स, दूसरा तरीका होता था ना, कि पेपर वर्क में करते थे, लेकिन अब पंजाब में ये एप्लीकेबल हो रहा है कि कंप्यूटराइज्ड तरीका आ गया। ठीक है, तो ये भी आप लोग साथ में लिख दें यहाँ पे, अगर नहीं भी लिखा हुआ। ठीक है, तो ये अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स होते हैं जहाँ पे हम लोग जो अपना डाटा है, तमाम डाटा की कितनी ज़मीन आई है, कौन लैंड ओनर वगैरह है, सब कुछ अपडेट करके यहाँ पे हम लोग अपना डाटा, जो आपके पास टर्म है टर्म है वो है ए, वो है ए, वो है एरियर्स ऑफ लैंड रिवेन्यू। अब ये क्या है, एरियर्स क्या है लैंड रेवेन्यू के पास, जो आपके पास जो टर्म है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करें अगर मैं आप लोगों को समझा सकूँ तो। मेरी बैटरी लो है और चार्जिंग लग नहीं रही है। अच्छा, एरियर्स क्या होते हैं स्टूडेंट, लैंड रेवेन्यू का जो टैक्स होता है जो हमने पेड नहीं किया होता, उसको हम लोग कहते हैं अनपेड होता है। जो अभी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को अगर इसकी एग्जांपल दूं, मेरे पास ना 1 लाख का टैक्स था। ओके, 1 लाख मेरे पास टैक्स था। ओके स्टूडेंट, अब मैंने क्या किया, वो पे नहीं किया, वो मेरा ड्यू है, तो वो हमारे पास क्या होगा, एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू होगा। आगे असेसमेंट सर्कल आपका आता है, अ ग्रुप ऑफ स्टेट दैट शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स सो दैट द सेम लैंड टैक्स रेट्स कैन बी अप्लाइड। अब मैं आपको ये समझा देती हूँ असेसमेंट सर्कल क्या होता है। ये एक लैंड है, ये एक लैंड है। अब ये देखें,
ये क्या है, ये सेम है, हमारे पास ग्रुप ऑफ स्टेट है जो शेयर करती है सेम करेक्टरिस्टिक। अब ये भी जमीन बहुत ज्यादा जरखेज है, ये भी बहुत ज्यादा जरखेज है। अब इनका जो आपके पास जो मुनाफा आ रहा है, जो बजट बन रहा है, वो भी एक जैसे ही बन रहा है, एक जैसे ही प्रॉफिट वगैरह भी शेयर कर रही है। इनके ऊपर जो टैक्स इम्प्लाइड हो रहा है वो भी एक जैसा ही हो रहा है हमारे पास, मतलब सेम सेम है ना। तो इसे हम लोग कहेंगे असेसमेंट सर्कल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? असेसमेंट सर्कल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 की डेफिनेशन की समझ आई होगी। अगर आपने रिपीट करना है तो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। अराजी रिकॉर्ड सेंटर स्टूडेंट्स क्या होता है, मैं आप लोगों को दोबारा दोबारा से बता रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अगर आपने लैंड रेवेन्यू एक्ट सीखना है, आपने लैंड लॉ को पढ़ना है, तो ये टर्म्स आप लोगों को भूलने नहीं चाहिए, दोबारा दोबारा हम लोग यूज करेंगे। और आप लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में जमीनों वगैरह के जितने भी मसले मसाइल होते हैं उसमें ये यूज होती रहती हैं चीजें, तो आप लोगों ने ये चीजें याद रखनी है। सबसे पहले था अराजी रिकॉर्ड सेंटर। हमारे पास क्या है, जो कि रिकॉर्ड मेंटेन करता है, जो सेंटर बना हुआ है आपने याद रखना है वो राजी रिकॉर्ड सेंटर। अगर आपके एमसीक्यूज पेपर आते हैं जो लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं तो उनमें आ सकता है। कंप्यूटराइज्ड का जो डाटा मेंटेन करता है, सिर्फ पंजाब में कंप्यूटराइज्ड है, मुझे नहीं लगता बलूचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा कोई भी कंप्यूटराइज्ड है। आगे एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, जितने भी आपके टैक्स अनपेड होते हैं वो हमारे पास ड्यू डेट हो गई होती है उनकी, लेकिन आपने अभी पे नहीं किए होते, वो एरियर्स होते हैं। असेसमेंट सर्कल क्या होता है कि ऐसी जमीन जो कि सेम कैरेक्टरिस्टिक रखती है और उस पर एक ही जैसा टैक्स इम्प्लाइड होता हो, वो हमारे पास होता है असेसमेंट सर्कल। आगे हमारे पास है बोर्ड ऑफ रिवेन्यू। अच्छा जी, हमारे पास है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो होती है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर लैंड रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स के एंड रिलेटेड मैटर की, वो हमारे पास होती है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और ये एस्टेब्लिश कब हुई थी? 1957 में। ओके। आगे बाउंड्री मार्क। बाउंड्री मार्क का तो स्टूडेंट आपको नेम से ही पता चल रहा होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये देखें, ये मैं आपको पेंट पे ही जाके ना इसकी बोर्ड में एग्जाम्पल देते स्टूडेंट्स। अच्छा, माय गॉड, मुझे नहीं समझ आ रही है ना क्यों हो रहा है इस तरह। पता नहीं क्यों नहीं चूज हो ही नहीं रहा। नहीं हो रहा। अच्छा, हम लोग पीछे चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे ना मुझे लगता है इसकी वजह से ये नहीं हो रहा। हम दोबारा से अपना वर्क पे आ जाते हैं। अच्छा जी, यहीं पे आपको एग्जांपल दे देती हूँ। अच्छा, ये हमारे पास एक ज़मीन है और यहाँ तक हम लोगों ने ये जो है ना, ये हम लोगों की सारी ज़मीनें डिवाइड हुई हैं। अब ये देखें, ये जो ज़मीन है इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, इसके इर्द गिर्द आप देख रहे हैं एक बाउंड्री बना दी हम लोगों ने ना। ये सारे लोगों की ज़मीनें हैं। अकबर की ज़मीन होगी, रशीद की ज़मीन होगी, अरशद की ज़मीन हो गई, ठीक है। इस तरह सबकी ज़मीन है। महमूद की ज़मीन होगी, मंजूर की ज़मीन हो गई, अशरफ की ज़मीन होगी। ये सारी ज़मीनें हैं। अब ये क्या, ये रशीद की ज़मीन आ रही है दरमियान में। अब ये रशीद की ज़मीन है जो, अब इसमें इसके इर्द गिर्द जो है वो बाउंड्री लाइन हम लोगों ने बना दी है, एक बाउंड्री मार्क कर दी है। तो इसको हम लोग कहते हैं बाउंड्री मार्क। के पता चल रहा है कि इधर से लेकर इतनी ज़मीन, इधर से लेकर इतनी ज़मीन हमारे पास किसकी है, ये रशीद की ज़मीन है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक एग्जांपल आ जाती है बाउंड्री मार्क की। अगर आपको पेपर में एग्जांपल्स पूछी जाएं तो आप वो भी बता सकते हैं इस तरह से, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए जस्ट बता रही हूँ इसकी एग्जांपल्स क्या है। इसकी डेफिनेशन सिंपल पूछी जाती हैं, लेकिन जब आप एग्जांपल के साथ समझते हो तो आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ आ रही होती हैं। वीएन जो एनी परवियन जो एनी परवियन जो एनी परवियन जो है वियन जो है वो है वो है वो है वो है वो है वो ऑपरेशन में वो ऑपरेशन में वो ऑपरेशन में वो ऑपरेशन में आया तो उस ऑपरेशन में आया तो उस ऑपरेशन में आया तो उसे हम कहते हैं, आया तो उसे हम कहते हैं। ये आप लोगों ने ऊपर भी पढ़ा है। डिफॉल्टर जो है वो आगे इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, डिफॉल्टर कौन होता है? पर्सन हु हैज फेल्ड टू पे द लैंड रेवेन्यू।
अब लैंड रेवेन्यू क्या होता है, जो लैंड के ऊपर जो भी टैक्स वगैरह होता है वो होता है। अब जो पर्सन है वो लैंड रेवेन्यू नहीं पे कर रहा, ठीक है, एरियर भी बेसिकली हम लोग इसको कहते हैं। ये देखिए एरियर का वर्ड फिर से यूज हुआ है, मैंने आपको बोला था ना बार बार यही वर्ड्स यूज होंगे, तो आप लोगों ने इनको अच्छे से वर्ड्स को याद कर लेना। अच्छा, अब ये डिफॉल्टर कौन है जी, इसमें के पर्सन है जो इंक्लूड करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है श्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ द एरियर का, तो वो हमारे पास डिफॉल्टर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक जैसे रशीद की हम लोगों ने जमीन देखी, उसने क्या किया, उसने 1 लाख उसका टैक्स बनता है, या फिर 10,000 टैक्स बनता है, उसने नहीं पे किया, तो वो क्या होगा, डिफॉल्टर होगा। जैसे आप लोग लोन लेते हो बैंक्स वगैरह से, तो वो भी आप लोगों को डिफॉल्ट लिस्ट में डाल देते हैं कि इन्होंने लोन पे नहीं किया। ओके, आगे हमारे पास इनकम्ब्रेंस है। इनकम्ब्रेंस है आर लीगल क्लेम आर चार्ज ऑन लैंड, जो जितना भी लीगल क्लेम या फिर चार्ज होता है ना लैंड पे, उसे हम बोलते हैं, ठीक है। आगे उसके बाद हमारे पास स्टेट है। स्टेट ये स्टेट हम लोग कहते हैं कि स्पेसिफिक पार्सल ऑफ लैंड होता है फॉर विच सेपरेट रिकॉर्ड जो होता है वो मेंटेन्ड और विच इज असेस्ड सेपरेटली फॉर लैंड रेवेन्यू। इसका एक अपना रिकॉर्ड होता है और अपना एक लैंड रेवेन्यू होता है, यानी कि सेपरेट पोर्शन होता है लैंड का। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं दूसरी, ये आप लोगों का है। अब ये जो होगा, ये हमने क्या कर दिया, एक सेपरेट पोर्शन कर दिया। अब इसका अपना लैंड रेवेन्यू होगा, अपनी टैक्स वगैरह होगा, अपना ही सब कुछ होगा, अपनी एक इसकी पहचान है इस जमीन की, ठीक है, तो वो हमारे पास होगा स्टेट होता है। आगे होल्डिंग क्या है आपके पास, होल्डिंग को अगर पूछा जाए, जो शेयर आर पार्ट ऑफ एन स्टेट दैट बिलोंग टू एन इंडिविजुअल आर जॉइंट ओनर, ऐसा पार्ट जो कि एक इंडिविजुअल या फिर जॉइंट ओनर के नाम होता है, उसे हम लोग कहते हैं शेयर या फिर कोई भी पोर्शन ऑफ स्टेट का। जो लैंड ओनर आर जॉइंटली 2 या 3 लैंड ओनर्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये जमीनें हैं सबकी। अब ये जो जमीनें हैं ना, ये क्या है, ये 2 बंदों के नाम है, तो उसे हम लोग कहेंगे होल्डिंग, यानी उन्होंने होल्ड किया हुआ है उस जमीन को। आगे हमारे पास इरिगेटिंग लैंड आता है हमारे पास। ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है आपके पास। इरिगेटिंग लैंड, लैंड दैट गेट वाटर फ्रॉम कैनाल, ट्यूब्स, वेल्स या फिर अदर आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, ठीक है। जो लैंड है जो एरिगेटेड करती है बाय कैनाल, ट्यूबवेल्स या फिर इस तरह की सारी चीजें, या फिर फ्रॉम कैनाल जो पानी वगैरह के लिए यूज होती है, तो वो हम इरिगेटिंग लैंड कहते हैं। इसका आप लोगों ने पहले भी नाम सुना होगा। आगे स्टूडेंट्स, ये जो है लैंड रेवेन्यू है, ये भी आप लोगों ने कर दिया हुआ। लैंड ओनर का आप लोगों को पता है, लैंड लॉर्ड का आप लोगों को पता है। इसको जस्ट आप लोगों ने एक दफा पढ़ना है, तो आप लोगों को ये समझ आ जाएगी। ओके, लैंड रेवेन्यू सब कुछ आप लोगों को पता है। आगे इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ये भी आप लोगों ने पढ़ लेना। बाकी वही सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो मैंने आप लोगों को करवा दिया। पटवारी का आप लोगों को पता है, जो क्या करता है, आप लोगों की जितनी भी तफसीलात होती हैं, नेम ओनर का, इस तरह से जितनी भी तफसीलात होती हैं, वो उस पे मतलब उस पे पेपर वर्क करता है। आप लोगों को उससे पटवारी कहते हैं। आप उसके पास जाते हो ना, या फिर आपकी एक कोर्ट की तरफ से भी होता है कि आपकी जमीन का जितना भी मतलब कि कौन इसका ओनर है, या फिर कोई भी जमीन है, फॉर एग्जांपल ये जमीन है, इसको कैसे तकसीम करना है, तो वो सारे काम इसके पटवारी के होते हैं। और इसको किस किस के नाम लगी है ये जमीन, और मैंने किस तरह से इसका सारा पेपर वर्क कम्प्लीट करना है, तो वो काम पटवारी करता है। पे अब ये आप लोगों ने पढ़ लेना है, क्योंकि मैं अगर सबकी रीडिंग करनी बैठूंगी ना, तो वो आप लोगों का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो आप लोगों ने जितनी वो इम्पोर्टेंट टर्म्स थी जो बार बार यूज़ होनी थी, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी इसमें सिंपल सिंपल टर्म्स है, वो आप लोगों ने कर लेना। इंशाल्लाह हम लोग आगे चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 करेंगे।